एंटी ऑफिस हम गए थे क्योंकि हमारे को हम इस मुहिम को हमने छेड़ा हुआ है, तो करीब 20,000 बच्चे जो प्रभावित थे उन्होंने हमको अप्लाई कर रखा है। एक बार कि हम फालतू पीछे पड़ गए, बट सही बता हम शिक्षाविद हैं, थोड़ा एक चेहरा है, तो लगातार फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं और वाक़ई हमारे लिए भी प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल है। क्या है, पहली बात तो हमें वहाँ घुसने नहीं दी गया, बहुत जो गार्ड थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से उनको बोला कि नहीं सर आप किसी अधिकारी से मिलने दीजिए, अधिकारी से मिलने की क्या ज़रूरत है? फिर अधिकारी से बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने मिलने दिया। फिर हमने उनसे, जो अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर आप बस इतना बोल दीजिए एक बार कि रिक्वेस्ट लेटर आपने ले लिया है और रिक्वेस्ट लेटर आप बच्चों को बोल दीजिए कि जो भी जस्टिफाइबल होगा वो हम करेंगे। उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए और फाइनली उन्होंने हमारे साथ सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाया, बट हाँ, बहुत प्रयास करने पे उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट लेटर ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर जवाब लिया। कोई नहीं दिया, जवाब कोई नहीं। जवाब बट कोई हम नहीं मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है, पर क्योंकि अभी हम अभी सैटरडे शाम को अभी जस्ट सो के आए थोड़ी देर पहले, तो मुझे पूरी वाइब में घबराहट तो महसूस हो रही थी पूरे ऑफिस में। मुझे ऐसा लग रहा था कि परेशान तो शायद वो भी हैं, क्योंकि एनटीए भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई गड़बड़ हो, क्यों चाहेगा वो? पर इतने बड़े एग्जाम को इतने सेंटर्स पे 4,000 के ऊपर जहाँ पे सेंटर्स हों, वहाँ पर सुचारू रूप से उसे कराना मेरे हिसाब से कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं जी, है। जाहिर सी बात है। लेकिन एनटीए ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरे से खारिज किया, पहले पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। अब इन लाइनों का मतलब ये है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो तो बिल्कुल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते वो आरोप। इंटेग्रिटी वो कह रहे हैं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। कुछ उन्होंने एग्जाम सेंटर्स का, मुझे लगता है 6 एग्जाम सेंटर्स का उन्होंने जिक्र, 6 राज्यों का उन्होंने जिक्र किया कि इन राज्यों में स्टूडेंट्स अफेक्टेड रहे लॉस ऑफ टाइम से या अन्य कारणों की वजह से। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो कि जवाब देगी इसे लेकर कि 1563 बच्चों का रिवीजन होगा या फिर देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, यही कहा ना उन्होंने। पर ये तो बहुत गलत है ना, 1563 क्यों? बहुत सारी जगह नियमितता हुई थी। या तो उनसे भी पूछिए आप। और अपने पास क्या जवाब है कि जो 6 बच्चों की टॉप रैंक आ गई, वो कैसे आ गई? चलिए मैं तो कह रहा हूँ कि क्या वही वो 6 बच्चे हैं जिनको ग्रेस की वजह से 720 मिले? हाँ। पहली बात ये बताया जाए। 1563 में जो बच्चे थे उनमें से किसी को बताया गया। आपने अगर ग्रेस मार्क दिए तो बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने कैसे उनको परसेंटाइल उनकी निर्धारित कर दी? बहुत सारे सवाल हैं। ये क्या फैक्टर है जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, क्या? एक्चुअली जब भी फिजिक्स रिजल्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल जी मतलब एक रैंकिंग है बेसिकली जी। ये। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले तो ओवरऑल पे मिले होंगे, तो आपने इसको कैसे डिवाइड कर दिया? उनके रिजल्ट को आपने कैसे दिखाया? क्यों जब रिजल्ट आया तो उसमें ग्रेस मार्क्स का कोई हवाला नहीं दिया गया? हाँ। क्यों जब पूछा गया तो इस पे बात करी गई? सिर्फ 1563 के रिजल्ट को आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमको? बताइए कौन सेंटर से आए? एक ही सेंटर से कैसे 7 बच्चे आ गए? क्या एनटीए नहीं कर सकता है कि जिस जगह पे 700 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं जिन सेंटर्स पे और उनकी संख्या ज्यादा है, क्या उन सेंटर्स को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है? क्या सेंटर वाइज लिस्ट रिव्यू नहीं, क्या सेंटर वाइज लिस्ट नहीं बताई जा सकती? हम बता देंगे कहाँ गड़बड़ी हुई है। अगर एनटीए रिवील कर दे कि इन सेंटर पे इतने इतने बच्चे थे और डेटा हमसे शेयर कर दे, हमसे मतलब ट्रांसपेरेंट कर दे, तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ चीटिंग हुई है, साफ तरीके से। कुल मिलाकर एनटीए के जवाब से संतुष्ट आप नहीं हैं आज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा है कि एक कागजी बात बस बता दी गई? शायद लग रहा है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन दोबारा होना संभव नहीं होगा, इसलिए शायद ये बातें करी जा रही है, पर जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि इसकी डेप्थ में लोग जाएंगे और खुशनसीब है हम सब लोग कि आप लोग भी इस मुद्दे को बहुत पकड़े हुए हैं, तो आप रिक्वेस्ट इसको पकड़े रहिएगा, क्योंकि ये कई बार समय के साथ डाई आउट होने लगता है, बड़े बच्चों के भविष्य की बात है, तो कुछ ना कुछ इसका विकल्प निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका डाली है उसमें क्या क्या सवाल आपने पूछे हैं, क्या क्या बातें उस याचिका में सेम कही? जो मैंने आपको बोली है सब। रीनीट की मांग आपने की है उसमें उसमें दोबारा मांग से? नहीं करी है, हमने क्लैरिफिकेशन मांगा है, जी। क्योंकि मांग तो अलग चीज हो गई। पीआईएल का मतलब तो होता है कि क्या अपन ने गड़बड़ियां, आपने हाँ। नियमितता क्या पाई। तो जो मैंने आपको अभी बोला कि 2 डेटा आपने बताया कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये हमारे पास प्रूफ है कि चीटिंग हुई है। ये 6 बच्चों का क्या हुआ, 1563 पे क्यों करी गई, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करा गया, क्यों आपने अपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को उठाया, क्योंकि अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें तो लिखा भी हुआ है कि जो हमारे लॉयर बता रहे थे उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जाम्स। अगर उस वाले रूल में ही लिखा हुआ है तो फिर आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे कर दिया, क्यों इसको ट्रांसपेरेंटली शेयर नहीं करा, और आप क्या एक्शनेबल पॉइंट्स ले रहे हैं जी। अच्छा, दर्शकों की समझ के लिए ये भी बताइए कि कितना मुश्किल होता है नीट जैसे एग्जाम में, जहां 2 3 4 टॉपर हुआ करते थे, वहां इस साल जो है वो 67 टॉपर निकल कर आते हैं। 67 टॉपर तो मुझे लगता है कोई आम एग्जाम में भी हमें सुनने को नहीं मिलते कि किसी के 720 में से 700 में भी फुल। नहीं आते हैं। जी, उसमें भी इतने टॉपर्स हमें सुनाई नहीं आते, और खुद नीट में भी नहीं ऐसा कोई पैटर्न रहा। यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के नाम पर जो है वो कई टॉपर जो है वो निकल गए हैं।
दर्शकों के लिए ये समझा दीजिए कि नीट का एग्जाम कितना मुश्किल होता है, क्या स्कोर करने पे एम्स, दिल्ली की बात होती है कि एम्स मिल जाए, एम्स मिल जाए, वो थोड़ा हाइप किस बात को लेकर है वो समझा दीजिए, कितने मार्क्स पर क्या मिलता है, क्या कट ऑफ रहता है, वो सारी बातें। बहुत बड़ी चर्चा है वैसे ही, पर मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहली बात, नीट का पेपर का लेवल टफ नहीं होता, पर ये एक समस्या है। आप समझिए, जहाँ पे 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, वहां पे ऐसा पेपर बनाना जिसमें सब बहुत ज्यादा स्कोर कर लें, तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे आईक्यू का, मेमोरी का, उनकी नॉलेज लेवल का। वो डिफरेंशिएशन करना बहुत आवश्यक है, तभी आप लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में डिफरेंस रख पाएंगे। किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन का रूल है कि कम से भी कम लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ में 30 से 40% का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 की सीटें मात्र 70 नंबर की गैप पे भरने का प्रयास करा जा रहा है। 650 जनरल की बात कर रहा हूं मैं, 650 से लेकर 720 के बीच में। इतने सारे बच्चे इतने से कम नंबर में डाल देना, यानी कि एक नंबर पे हजारों की संख्या में बच्चे होंगे जिनका आईक्यू अलग होगा, पर उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं हो रहा। और इसकी वजह से अगर 67 टॉपर्स आ गए तो किनको एम्स मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। एम्स की सीटें लिमिटेड है जी, तो हम कैसे डिफरेंशिएशन इसको कर पाएंगे।